फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। नई एडिशन के तौर पे अगर देखा जाए तो जो आपकी इकोनॉमी या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, इसको सेकंड चैप्टर बना दिया गया है टीआरजेएन के अंदर। इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा कहाँ पे रखा गया है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर रखा गया है। तो पहले हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे यहाँ पे बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है कि जो हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स किसको कहा गया है। ठीक है, तो देखिए आपके पास लिखा है यहाँ पे, कहते हैं साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize its social welfare या social work। अब इसको ना आप ज्यादा बेटर वे में समझ पाओगे 11th की स्टार्टिंग से। रीजन क्या है कि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। जैसे कि इसमें 3 टर्म आए। सबसे पहला आया बेटा कि इकोनॉमिक एक साइंस होती है जो कि ह्यूमन बिहेवियर यानी हम सबके बिहेवियर से कंसर्न करती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एलोकेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज को बांटना। रिसोर्सेज को इस तरीके से बांटा जाता है जिसके लिए हमने चैप्टर्स भी पढ़े। पहला कि कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, और वो चैप्टर था आपका यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। तो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यही पढ़ा था कि किस तरीके से कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरा उसने क्या बोला कि प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। इसके लिए हमने जो चैप्टर पढ़ा बेटा वो क्या पढ़ा फिर यहाँ पे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या थी, वेयर सेलर और प्रोड्यूसर कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, इट इज नोन एज अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो है मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर एंड वांट्स, यानी अपने सोशल वेलफेयर को ज्यादा से ज्यादा करना। या हम कह सकते हैं कि एक और चैप्टर भी आया हमारा जिसका नाम क्या था, अभी हम पढ़ेंगे मार्केट। ये पूरी की पूरी भी बेटा 3 जनों को मिलकर बनी है। स्टार्टिंग में बता दिया था आपको फर्स्ट क्लास में। पहला है कंज्यूमर, हम सब। दूसरे हैं प्रोड्यूसर, दुकानदार या प्रोड्यूसर जो बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तीसरा कौन सा आ जाता है, बाजार। बाजार कौन है, जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों एक जगह पे जाके मिलते हैं। तो 3 पार्ट्स में इस बुक को क्या किया गया है बेटा, डिवाइड किया गया है। तो इकोनॉमिक्स सबको क्लियर हो गई क्या है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेटा अपने संसाधनों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना जिससे कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज्यादा मिले और सोसाइटी को वेलफेयर ज्यादा मिले। ये कहलाता है हमारा इकोनॉमिक्स। अगला, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी किसे कहा गया है, तो देखो लिखा है सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट यूजिंग द स्कार्स मींस। इसको समझने के लिए समझते हैं हम पहले क्या, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी जो टर्म था बेटा, इसका मतलब था अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब हम सबके पास अपनी इच्छाएं तो क्या है बेटा, अनलिमिटेड है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास संसाधन है वो क्या है, काफी लिमिटेड है। तो इकोनॉमी हमें क्या समझाती है, कहते हैं इकोनॉमी का मतलब होता है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। किससे, स्कार्स मीन से, यानी जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है उसकी हेल्प से हम अपनी क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा मिल सके। फिर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या। बेटा देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी, डॉक्टर डॉक्टरी करके बैठा है, क्लिनिक चला रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके पापा मम्मी सैलरी जॉब करते हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम, देखो यहाँ लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 4 एक्टिविटीज मेन है। कंजप्शन, कंजप्शन क्या है, रेफर्स टू यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। तो ये जो टर्म रिलेट करता है बेटा, ये किससे रिलेट करता है, कंज्यूमर से। किससे रिलेट करता है, हम सब से। भाई कंजप्शन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करता है, किसके लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। हम भाई खाना खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, टर्म कंजप्शन बन गया। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन जो बना बेटा वो किसके लिए बना, प्रोड्यूसर के लिए। किसके लिए बना बच्चे, अब प्रोड्यूसर क्या करता है, रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। भाई प्रोड्यूसर का काम क्या है, कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना किसके अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर। भाई आप सीधी सी लॉजिक है, गन्ना लाके आप चीनी तो घर पे नहीं निकाल सकते ना, उसके लिए एक फैक्ट्री है, वो गन्ना लेके जाते हैं, उसकी चीनी बनाते हैं, आपको वो चीनी देते हैं। तो उन्होंने क्या करा, गन्ना क्या था वहां पे, रॉ मटेरियल, उसको किसमें कन्वर्ट करा, चीनी में। आपके पास क्या आया, फाइनल प्रोडक्ट आया। ठीक है, फिर आता है एक्सचेंज। अब ये देखो, ये किसके लिए बना बेटा,
समझो क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? अब आपको ना ज्यादा बेटर वे में समझ आने लग जाएंगी चीजें, क्योंकि पहले आपको ये चीजें नहीं पता थी जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे थे। क्या भाई, एक है कंज्यूमर जो कि क्या करता है, कंजप्शन, एक है प्रोड्यूसर जो क्या करता है, प्रोडक्शन। भाई कंज्यूमर ने कंजप्शन करना है, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करना है, लेकिन करेंगे कब? जब उन्हें चीजें मिलेंगी, और उस चीजों को एक्सचेंज करने के लिए जो बनी वो क्या बनी हमारी, मार्केट। वो क्या है बेटा, हमारा बाजार, जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर क्या करते हैं, चीजों को आपस में एक्सचेंज करते हैं पैसे के बदले में। कहता है रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद आता है बच्चे हमारा इन्वेस्टमेंट। कहता है रेफर्स टू यूजिंग ऑफ द गुड्स टूल्स एंड मशीनरी फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। भाई देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है भाई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने अगर कुछ चीज प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा बच्चे, मशीनरी चाहिए होगी। मशीनरी का मतलब क्या है भाई, हम में से मान लो किसी ने एक फैक्ट्री लगाई, तो हमसे कोई भी क्वेश्चन क्या करेगा सबसे पहले कि भाई आपकी फैक्ट्री लगाने में आपको कितना पैसा लगाना पड़ा। पैसा लगाना पड़ा मतलब आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी उसके अंदर। तो जब भी आप कोई बिजनेस रन करते हो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मैन्युफैक्चरर, तो आपको फैक्ट्री भी बनानी पड़ेगी, लेबर भी रखनी पड़ेगी, मशीन्स भी लगानी पड़ेंगी। तो वो सब क्या है बच्चे, आपकी इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है, आपकी सारी की सारी। ठीक है। फिर अगला आया बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, अब दोबारा से समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। ये टर्म आया यहाँ पे माइक्रो, ये आपने ना 6, 7, 8, 9 क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि माइक्रो फाइबर क्लॉथ होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो बढ़ते हैं ना। माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म बोलते हैं हिंदी के अंदर, बहुत छोटे छोटे जो होते हैं, मतलब ग्लास से देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली बहुत ही छोटी चीज को क्या बोलते हैं, हम माइक्रो बोलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब भी ये होता है बेटा कि जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे किस लेवल पे, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ेंगे, एक के लिए। जैसे मैं कहता हूँ भैया उस दुकान की सेल कितनी है, ठीक है, या कोई भी एक पर्सन है उसकी इनकम कितनी है, तो जब भी मैं इंडिविजुअल के बारे में बात करूंगा तो वो क्या कहलाएगी बेटा, हमारी यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ कहता है फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। किस पे फोकस करेगी, सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट पे। हाउ हाउस होल्ड एंड फर्म मेक डिसीजन एंड हाउ दे एक्ट इन अ स्पेसिफिक मार्केट। इसके अंदर ये देखेंगे कि किस तरीके से कोई हाउस होल्ड अपने डिसीजंस लेता है और मार्केट के ऊपर वो इफेक्ट डाल सकता है। अभी पहले मैक्रो देखते हैं, फिर बता रहा हूं मैं आपको मैक्रो क्या है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। मैक्रो का क्या मतलब हो गया, माइक्रो का अपग्रेड वर्जन हो गया एक तरीके से। वहां पे हम कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ेंगे किसके लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। कहते हैं स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल इंक्लूड्स द फैक्ट्स सच एज प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसको एग्जांपल को बाद में समझते हैं, पहले डिफरेंस समझते हैं। ये डिफरेंस मैंने बच्चे आपको इस तरीके से समझाया था। माइक्रो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल लेवल, और इसमें पढ़ते हैं एज अ होल। मैंने इसमें आपको यह बताया था कि अगर मैं बात करता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर इनकम कितनी है, खर्चे कितने हैं पूरी दिल्ली के, और उस दिल्ली में से मैं अलग निकाल दूंगा किसको, रामनगर को, तो क्या हुआ, इस दिल्ली के अंदर से आपने एक पार्ट अलग कर दिया, तो जो दिल्ली है वो किस में आ जाएगी, मैक्रो के अंदर, और रामनगर किसके अंदर आ जाएगा बेटा, माइक्रो के अंदर, क्योंकि आप पूरी दिल्ली का एक पार्ट टच कर रहे हो। अगर मैं रामनगर के अंदर से भी क्या कर देता हूं, मान लो मैं रामनगर में कहता हूं कि भैया मान लो गली नंबर 10, सॉरी गली नंबर 10 यहां पे आएगा, देखो अगर मैं अब यहाँ पे रामनगर यहां लिख दूं बच्चे आपके इस साइड में, और इस रामनगर में से क्या कर लूं, मैं सिर्फ गली नंबर 10 ले लूं, तो अब रामनगर किस में काउंट हो जाएगा, पूरा का पूरा मैक्रो के अंदर, क्योंकि आप पूरे रामनगर में से एक इंडिविजुअल गली निकाल लेते हो। तो बेसिक कहने का मतलब है कि जब हम बहुत सारे ग्रुप ऑफ डाटा में से किसी भी एक चीज के बारे में स्टडी करेंगे वो माइक्रो में काउंट होगा, और जब हम करेंगे एज अ होल वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा मैक्रो में काउंट होगा। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, अभी आप 11th में जितना अच्छे से माइक्रो करोगे 12th उतनी इजीली निकलेगी आपकी। रीजन, अभी हमने चैप्टर्स क्या करे बेटा, डिमांड, 12th के अंदर चैप्टर आएगा एग्रीगेट डिमांड, यानी अभी हमने पढ़ा कि एक इंडिविजुअल डिमांड कैसे करता है, एक दुकान की डिमांड कैसे होती है, फिर हम उसके अंदर पढ़ेंगे पूरे भारत की डिमांड किस तरीके से होती है, ठीक है।
तो जो हम अब इंडिविजुअल लेवल पे 11th में पढ़ रहे हैं वो 12th में कैसे पढ़ेंगे, हम एज अ होल पढ़ेंगे, पूरे के पूरे मैक्रो लेवल पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब कहते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, दो तरीके की इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। माइक्रो किस में डील करती है बेटा, कंज्यूमर, प्रोडक्शन, प्राइसिंग ऑफ गुड्स किससे रिलेट हो गया, मार्केट से। फिर से वही आ गया, पहला पार्ट किससे हो गया, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केट। तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं माइक्रो बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केट। मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का मतलब पूरे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या चल रहा है, कौन बेरोजगार है कौन रोजगार है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल है ना इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं कि दिल्ली के अंदर पेट्रोल के प्राइस क्या चल रहे हैं, वो हो गया इंडिविजुअल लेवल माइक्रो में। मैं कहता हूं ऑन एवरेज इंडिया के अंदर पेट्रोल के क्या प्राइस चल रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा जनरल प्राइस लेवल, वो किसमें काउंट होगा, जाके मैक्रो के अंदर होगा। समझ आया, जब इंडिविजुअल की बात होगी बच्चे वो कहां पे आएगा, मैक्रो में, माइक्रो में, और जब पूरे देश की बात होगी तो वो कहां पे चला जाएगा, हमारा मैक्रो के अंदर। अब डिफरेंस क्या है बेटा दोनों के अंदर, देखते हैं एक एक करके। पर्पस क्या है इसका, कहता है डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस आउटपुट इन इंडिविजुअल फॉर्म। इसके अंदर मेन पार्ट क्या है आपका, इंडिविजुअल। इसमें भी प्राइस का पता किया जाएगा, आउटपुट का पता किया जाएगा, लेकिन किसके लिए किया जाएगा बेटा, इंडिविजुअल के लिए। डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट मेजर सच एज टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, एग्रीगेट प्राइस लेवल कितना है, इंडिविजुअल प्राइस लेवल नहीं, एग्रीगेट, यानी पूरे भारत के अंदर किसी चीज के क्या प्राइस चल रहे हैं। फिर आता है एम क्या है, कहता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो बेटा इसकी जो मेन काम है वो क्या है, पहला काम प्राइस डिटरमाइन करना कि मार्केट में किस चीज का क्या प्राइस चल रहा है और अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना। सेंट्रल प्रॉब्लम माइक्रो इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये क्या काम करती है कि पूरे देश में कितनी इनकम है, पूरे देश में क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब टूल्स की बात करी जाए तो इसके मेन टूल क्या है, हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़े इस बार, डिमांड एंड, तो इसका मेन टूल क्या है बेटा, डिमांड और सप्लाई। लेकिन दूसरे में जाएंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। समझ आया डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंडिविजुअल लेवल पे है, वहां पे क्या है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है सम ऑफ डिमांड। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की डिमांड की, माइक्रो, मैं बात करता हूँ भारत के अंदर डिमांड की, तो वो क्या बन जाएगा, मैक्रो। एग्जाम्पल्स आर इंडिविजुअल डिमांड, पर कैपिटा इनकम, यानी मैं बात करता हूँ कि भाई किसी एक पर्सन की कितनी डिमांड है, वो माइक्रो में आ जाएगा। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। हम मान लो क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं टोटल, हम 50 में से कहते हैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट पर कितना कमाता है, 1000 को मैंने 50 से भाग करा तो 20 रुपए आया, तो वो इंडिविजुअल में पता कर रहा हूं ना, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, माइक्रो। दूसरी तरफ इसमें क्या पता करते हैं, एग्रीगेट डिमांड। देखो इसमें कौन सी इनकम पता करी मैंने, पर कैपिटा इनकम। इसमें कौन सी इनकम पता कर रहा हूं बेटा मैं, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय आय, पूरे भारत की क्या आय है। डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में क्या है, ठीक है। फिर अब ये वाला पॉइंट फर्स्ट टर्म में इंपॉर्टेंट लिखवाया था और आधे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पेपर आया गया था, ठीक है, और अब भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखेंगे अभी। यहाँ कहता है पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है। कहता है पॉजिटिव इकोनॉमी का मतलब है बेटा डील्स विद व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग द सोसाइटी इज एक्चुअली सॉल्व, दे आर आइदर ट्रू और अनट्रू बाय द डाटा ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो पॉजिटिव का मतलब है जो हो चुका है, ठीक है, जो है या हो चुका है, वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मेटिव क्या है, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। इसके अंदर डिफरेंस बता देता हूं, पॉजिटिव में कभी भी सजेशन नहीं दिया जाता। मैं कहता हूं कि 1947 में देश आजाद हुआ था, वो पॉजिटिव इकोनॉमी है, ट्रू है, फैक्ट है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि 1947 की जगह देश हमारा 1945 में या 1942 में ही आजाद हो जाता अगर भगत सिंह जिंदा रहते तो, है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक सजेशन पुट कर दिया अपना, तो जहां पे मैं ऑट टू भी कहता हूं कि ये हो सकता था, ऐसा हो जाता, तो वो क्या है, हमारी नॉर्मेटिव है। और जहां पे मैं सिर्फ फैक्ट की बात करता हूँ कि ये चीज हुई थी, वो क्या कहलाती है बच्चे, हमारी पॉजिटिव इकोनॉमी कहलाती है। अब इसके डिफरेंस भी आएंगे, अभी देखिए क्या कहता है। पॉजिटिव इकोनॉमी का मीनिंग है क्या है, व्हाट इज हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व, और इसमें हम ये बताते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। सजेशन नहीं दे रहा मैं ये बता रहा हूं कैसे वो सॉल्व हुई थी।
डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। यहां मैं सजेशन दूंगा भाई, जैसे अब मैं बात करूं फर्स्ट टर्म में आपके ये मार्क्स आए, पॉजिटिव इकोनॉमी है या नॉर्मेटिव है, ये बताओ। पॉजिटिव वो फैक्ट है कि आपके ये मार्क्स आए थे। अब मैं सेकंड टर्म में आपको कह रहा हूं बेटा जो फर्स्ट टर्म में हो गया उसे छोड़ दो, सेकंड टर्म में 2 महीने बचे हैं, इसमें आप मेहनत करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो ये इकोनॉमी कौन सी बन गई आपकी, नॉर्मेटिव बन गई, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है, वो अलग बात है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इसके बाद आओ वेरिफिकेशन पे, कहते हैं कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। भाई आपके जो फर्स्ट टर्म में मार्क्स आए हैं वो वेरीफाई हो सकते हैं अब, है ना भाई, आपकी मार्कशीट आएगी, वेरीफाई हो जाएंगे कितना स्कोर करा आपने। कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा, लेकिन नॉर्मेटिव क्या है, सेकंड टर्म का रिजल्ट। मैं कह रहा हूं अच्छा पढ़ लोगे तो अच्छा स्कोर कर लोगे, तो वो अभी वेरीफाई नहीं किया जा सकता, वो जब आएगा तब पता चलेगा, ठीक है। वैल्यू जजमेंट, कहता है डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इसके अंदर हम कोई भी जजमेंट नहीं देते, यानी अपनी कोई भी राय नहीं देते। गिव्स वैल्यू जजमेंट, इसमें मैं आपको अभी जजमेंट दे सकता हूं। भाई मैं अब जो आपके फर्स्ट टर्म के मार्क्स आ गए उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, सेकंड टर्म के लिए मैं ये कह सकता हूं ऐसा कर लो, ये कर लो, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सजेस्टिव, यानी कि जो पॉजिटिव है, बेस्ड अपॉन द फैक्ट एंड डज नॉट सजेस्टिव, इसके अंदर सजेशन का कोई काम नहीं है। लेकिन जो आपकी नॉर्मेटिव है, बेस्ड अपॉन द ओपिनियन, इसके अंदर सलाह भी दी जाती है, और ये क्या होती है बेटा, सजेस्टिव होती है। एग्जांपल, प्राइस आर इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। मैं कहता हूं भैया लगातार ना कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ ही रही है, हमें पता है, तो इसमें क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। पॉपुलेशन इज ग्रोइंग फास्ट, पॉपुलेशन भी तेजी से ग्रो कर रही है, तो ये फैक्ट्स हैं, ये क्या है बेटा, हमारे फैक्ट हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं क्या, राइजिंग प्राइस मस्ट बी कंट्रोल, मैं ये कहता हूं कि भी जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं उसको क्या करना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया बेटा, एक ओपिनियन दिया, एक सजेशन दिया, तो ये क्या बन गई हमारी, एक तरीके से नॉर्मेटिव बन गई। फिर मैंने बोला पॉपुलेशन मस्ट बी कंट्रोल, पॉपुलेशन को भी हमें क्या करना चाहिए, सही टाइम पे कंट्रोल, तो वो भी क्या हो गया हमारा, नॉर्मेटिव का पार्ट हो गया, ठीक है।